राष्ट्रीय आय चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस आज हम करेंगे। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको राष्ट्रीय आय चैप्टर 2 पार्ट में पूरा समझाया, आपने रिवीजन कर लिया होगा उसका, और उसका रिवीजन करने के बाद, तैयार करने के बाद उसी चैप्टर से ये जो हमारे क्वेश्चन हैं इनको आज हम प्रैक्टिस करेंगे। और एक प्ले लिस्ट में आपको पूरा राष्ट्रीय आय और उससे रिलेटेड क्वेश्चन विद प्रैक्टिस मिल जाएंगे। एक कंप्लीट चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप इसको बार बार रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तो इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। कमिंग एग्जाम, जो भी एग्जाम आप देंगे उसमें बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो चलिए राष्ट्रीय आय के क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। राष्ट्रीय आय चैप्टर से पहला क्वेश्चन आपका है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है, इस राष्ट्रीय आय की गणना इनमें से कौन करता है? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, इंग्लिश में इसको बता दें, योजना आयोग को हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग कमीशन। सेकंड वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। थर्ड है आपका केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और चौथा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, वास्तव में इसे आप क्या कहेंगे? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसे आप सीएसओ कहेंगे। ठीक है, इसे आप सीएसओ कहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर के एक अलग संगठन बनाया गया है जिसका नाम है एनएसओ, यानी कि वर्तमान में सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर के जो एक नई संस्था बनाई गई है जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। तो वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना एनएसओ द्वारा की जाती है, लेकिन इन चार ऑप्शन में अगर वो आंसर नहीं है, एनएसओ नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। इसी केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय को हम सीएसओ कहते थे, और जो एनएसएसओ है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को मिलाकर के 2019 में जो नई संस्था बनी है, वर्तमान में एनएसओ भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है। इसको आप आंसर नोट कर लेंगे। ठीक है, योजना आयोग अब नहीं है, योजना आयोग को नीति आयोग से बदल दिया गया है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। और वित्त आयोग क्या करता है? वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्रीय करों में राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। आपको हम पढ़ाएंगे, जब बजट बताएंगे तो उसमें वित्त आयोग के बारे में खूब डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, आरबीआई क्या करता है? भारत की जो वित्तीय नियामक संस्था है, जो हमारे बैंकिंग है सेक्टर है, यानी कि ये बैंकिंग रेगुलेशन अथॉरिटी है। तो कुल मिलाकर के सी आंसर हो जाएगा, और इस सी आंसर का वर्तमान जो नाम है वो है एनएसओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय। अब आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इनमें से राष्ट्रीय आय क्या है? बहुत ही सावधानी से इसको पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय क्या है? ऑप्शन ए बाजार मूल्य पर निवल, निवल का मतलब है यहाँ पर शुद्ध। ठीक है, और शुद्ध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेट। ठीक है, तो बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। अब देखिए, मैंने आपको चैप्टर में फॉर्मूले में समझाया था, तो फटाफट इनको फॉर्मूले में चेंज कर दीजिए, तुरंत आंसर आपके सामने हो जाएगा। चलिए लिखते हैं बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निवल का मतलब शुद्ध, यानी कि एन। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? इसके सामने लिख देते हैं, चलिए इसको एन। राष्ट्रीय मतलब नेशनल, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। एनएनपी हो गया किस पर? बाजार मूल्य पर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? एमपी। तो ये पहला जो ऑप्शन है इसका शॉर्ट क्या हो गया? एनएनपी एमपी। पूछा है राष्ट्रीय आय क्या है, आप जानते हैं एनएनपी एमपी वास्तविक राष्ट्रीय आय नहीं है। चलिए दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। यहाँ भी निवल राष्ट्रीय उत्पाद है, तो सीधे सीधे यहाँ भी क्या आ जाएगा? एनएनपी आ जाएगा पहले तो। अब क्योंकि यहाँ साधन लागत है, साधन लागत को हम क्या कहते हैं? फैक्टर कॉस्ट। तो एनएनपी एफसी आ जाएगा दूसरे ऑप्शन का। तीसरा, बाजार मूल्य पर निवल देशीय उत्पाद। देशी का मतलब घरेलू, और घरेलू को क्या कहेंगे यहाँ पर? डोमेस्टिक। तो निवल मतलब शुद्ध, यानी कि नेट
डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी इसका शॉर्ट होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी किस पर? बाजार मूल्य पर, तो एनडीपी एमपी हो गया ये। चौथा है साधन लागत पर निवल देशी उत्पाद, निवल देशी उत्पाद का सेम वही हो जाएगा एनडीपी, किस पर? साधन लागत पर, फैक्टर कॉस्ट। तो कुल मिलाकर के 4 ऑप्शन अब आपके सामने आ गए, तुरंत आपको आंसर समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय आय क्या है? मैंने अपने वीडियो में, राष्ट्रीय आय के वीडियो में आपको बताया था राष्ट्रीय आय का वास्तविक स्वरूप क्या है? एनएनपी-एफसी, ठीक है। राष्ट्रीय आय क्या है? एनएनपी-एफसी, यानी कि साधन लागत पर लागत मूल्य पर प्राप्त होने वाला राष्ट्रीय उत्पाद ही राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाता है, ठीक है। बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो टेंशन नहीं लेंगे, फिर से वापस जाइएगा आज और वीडियो देखिएगा राष्ट्रीय आय का, बार बार उसको देखिए, पढ़िए और उसके बाद फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, निश्चित तौर पर आप इनके आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि आंसर कभी नहीं रटेंगे, आंसर बदल जाते हैं, ऑप्शन बदल जाते हैं और क्वेश्चन वही रहता है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन का ही नया एक तरह से प्रारूप है, लेकिन ऑप्शन आपके बढ़ा दिए गए हैं। आईएएस का प्रश्न है ये, तो चलिए देखते हैं। पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है, यानी कि इनमें से क्या राष्ट्रीय आय है। इसको भी वही फॉर्मूला अपनाएंगे जो भी हमने किया था, यानी कि इसको फॉर्मूले में बदलेंगे। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय, सबसे पहले इसको देखा कीजिए, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सो सकल का हो गया जी, राष्ट्रीय का हो गया एन और उत्पाद का हो गया पी, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब किस पर? बाजार कीमत पर, तो एमपी हो गया। मूल्य ह्रास को घटाकर, मूल्य ह्रास को हमने क्या बताया था? डी, डिप्रेशिएशन, डिप्रेशिएशन के बारे में खूब डिटेल्स मैंने बताया है। तो जब सकल में से मूल्य ह्रास घटा देते हैं तो वो शुद्ध बन जाता है, तो इस फार्मूले का हमको क्या मिल जाएगा? एनएनपी एमपी, एनएनपी एमपी। तो एनएनपी एमपी हमको मिला बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास को घटा करके हमको जो मिला आंसर, ऑप्शन इसका वो क्या था? एनएनपी एमपी। पूछा है राष्ट्रीय आय क्या है, तो ये तो कम से कम राष्ट्रीय आय नहीं है। बहुत जल्दी क्लियर हो गया आपको। दूसरा है ऑप्शन बी, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास घटाकर विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय जोड़कर। आईएएस का प्रश्न है तो ऑप्शन तो टफ होंगे ही ना, तो इसको बढ़िया से समझेंगे हम। सकल राष्ट्र, सबसे पहले मैंने बताया था, इसको पकड़िए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका हम यहाँ लिख देते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि जीएनपी। याद दीजिएगा, सकल मतलब ग्रॉस, राष्ट्रीय मतलब नेशनल और प्रोडक्ट मतलब पी, तो जीएनपी। अब जीएनपी किस पर? बाजार कीमत पर, फिर से वही काम करना है, जीएनपी एमपी हो गया। अब इसमें क्या घटाना है? डी घटाना है, मूल्य ह्रास घटाना है, और क्या करना है? जोड़ना है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जोड़कर। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय क्या होती है? यानी कि हमारी जो शुद्ध विदेशी आय है, शुद्ध विदेशी आय क्या होती है? कुल विदेशी आय माइनस कुल विदेशी व्यय को हम शुद्ध विदेशी आय कहते हैं। अब देखिए, अगर इसको घटाएंगे, डी को घटाएंगे, तो ये एन बन जाएगा, ठीक है, एनएनपी बन जाएगा। और जब एनएनपी एमपी में से शुद्ध विदेशी आय को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एनएनपी एमपी में शुद्ध विदेशी आय को जोड़ने के बाद ऑलरेडी यह नेशनल बना हुआ है, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस फार्मूले का जब सॉल्यूशन निकालेंगे तब भी यह क्या बचेगा? ऑप्शन बी का जो सॉल्यूशन होगा वो आपका बचेगा एनएनपी एमपी। वही सेम आ रहा है, जो ऑप्शन ए का आया एनएनपी एमपी, सीधे वही ऑप्शन बी का भी आ रहा है एनएनपी एमपी। तो एनएनपी एमपी ऑप्शन ए और बी दोनों में ही लिखा है, लेकिन लैंग्वेज कितनी बदल दी गई है आपको परेशान करने के लिए, पर कोई बात नहीं, आप आराम से पढ़ेंगे तो टफ टफ क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। याद रखिएगा, जब आप कठिन प्रश्न हल करते हैं तब आपको मेंस की कॉल आती है, क्योंकि आसान प्रश्न तो सभी हल कर लेते हैं। तो यही वो क्वेश्चन है जो आपको मेंस की कॉल कराएंगे आपके लिए, ठीक है। डरना नहीं है, इनको समझना है। तो ऑप्शन बी भी आंसर नहीं है, ऑप्शन ए भी आंसर नहीं है। ऑप्शन सी को देखते हैं, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर उपादान, उपादान का मतलब है सब्सिडी, को जोड़कर। अब फिर से उसको वहीं पर पकड़ते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मेन चीज सबसे पहले इसको पकड़ना है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या हुआ? जीएनपी, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या घटाना है? मूल्य ह्रास घटाना है, मूल्य ह्रास को डी घटा दिया।
अब क्या करना है, अप्रत्यक्ष कर घटाने हैं, जैसे कि जीएसटी है हमारा अप्रत्यक्ष कर, इसको घटा दिया। और क्या जोड़ना है, और जोड़ना है इसमें हमको सब्सिडी, ठीक है, सब्सिडी को जोड़ना है। तो जाहिर सी बात है जीएनपी में से जब हम मूल्यह्रास घटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एनएनपी बन जाएगा। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या निकलता है, एनएनपी बन जाएगा, क्योंकि जीएनपी में से हमने मूल्यह्रास को घटा दिया है, एनएनपी बना लिया। अब इस एनएनपी में हमने टैक्स और यानी कि टैक्स को घटा दिया, टैक्स को घटा करके और सब्सिडी को जोड़ करके हमें जो आंकड़े मिलेंगे वो होंगे हमारे एनएनपीएफसी, और यही होगा हमारा सही आंसर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी फार्मूले का सोल्यूशन है एनएनपी फॉर फैक्टर कॉस्ट, करेक्ट। फोर्थ हमारा है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद विदेश से प्राप्त निवल कारक आय जोड़कर, ये भी गलत ऑप्शन है क्योंकि इसमें एनएनपीएफसी हमको नहीं मिल रहा। तो राइट आंसर सी में हमको मिल चुका है। दोबारा इसको पढ़िएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। देखिए ऑप्शन कितने बदल जा रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। आपको लगता है कि आंसर रट लिया, बार बार पढ़ने की जरूरत क्या है। एक भी यानी कि 3 क्वेश्चन बैक टू बैक एक जैसे आ रहे हैं, लेकिन ऑप्शन सबके अलग अलग आ रहे हैं। अगर आप इनके आंसर को रटेंगे तो आप फिर बार बार इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, आंसर मत रटिए। बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, तो सबसे पहले चलिए पूछा क्या जा रहा है ये देख लेते हैं। शुद्ध मतलब नेट यानी कि एन, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, किस पर, बाजार मूल्य पर। इनमें से आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन में आपको एनएनपीएमपी मिल रहा है। बहुत आसान प्रश्न है। देखिए बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस विदेशों से शुद्ध आय। अब देखिए बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद क्या होती है, ये हो गई जी, और घरेलू है कहाँ गया, सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए कितना कंफ्यूज किया गया है, घरेलू शब्द भी जोड़ दिया है आपका और राष्ट्रीय शब्द भी जोड़ दिया है। तो जीडीएनपी या जीएनडीपी जैसा कोई टर्म नहीं होता। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है, ये आंसर नहीं है। दूसरा है बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान का मतलब क्या है कि जो मनी ट्रांसफर किया गया है उसको अगर जीएनपीएमपी में से घटा दिया जाए, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपीएमपी में से अगर हस्तांतरण भुगतान घटा दिया जाए तो भी आपको जीएनपीएमपी प्राप्त नहीं होगा। हमें ये चाहिए, आंसर हमारा यहां से मिलेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे ये निकल के आता है। तो सेकंड में भी नहीं निकल के आता है, आंसर दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा है बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास घटाकर। तो पहले देखते हैं बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को पहले लिख लेंगे, सकल मतलब ग्रॉस, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, उत्पाद मतलब प्रोडक्शन, यानी कि जीएनपी। अब जीएनपी किस पर, बाजार मूल्य पर, ठीक है। तो एमपी लिख दिया और माइनस क्या कर दिया, डी। तो डी जब माइनस कर देंगे जी में से तो क्या हो जाएगा, ये एनएनपीएमपी। मिल गया आंसर आपको एनएनपीएमपी। यही तो पूछा है एनएनपीएमपी क्या है, मिल गया एनएनपीएमपी। किस में मिला, आंसर सी में मिला, ठीक है। बिना फॉर्मूला लगाए आप इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते। लास्ट है बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद अनुदान। अनुदान का मतलब होता है ऋण और अनुदान दो चीजें होती हैं। ऋण वो होते हैं जिन्हें हमें वापस करना होता है, अनुदान वो होते हैं जिन्हें हमें वापस नहीं करना होता है। तो ये भी आंसर नहीं है, आंसर हमें मिल गया ऑप्शन सी। समझ गए होंगे आप इसको। नेक्स्ट, वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ। 1991 के जो आर्थिक सुधार हैं इन्हें हम हमारे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण में जानेंगे। एक वीडियो इस पर लाएंगे हम आपके लिए। 1991 के आर्थिक सुधार, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उनमें से जो सुधार हुए थे उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हीं से प्रश्न आया है कि जो परिवर्तन हुए वो किस प्रकार से हुए। ऑप्शन ए, जीडीपी में कृषि का हिस्सा बढ़ा है। पहला ऑप्शन है जीडीपी में कृषि का हिस्सा बढ़ा है। दूसरा है एफडीआई का अंतः प्रवाह। अंतः प्रवाह का मतलब क्या है, इनफ्लो, ठीक है। इनफ्लो का मतलब क्या होता है, जब हमारे देश से बड़ी मात्रा में पूंजी देश से बाहर जाती है तो
तो इसको सॉरी इसका उल्टा हो गया, इसको हम इनफ्लो का मतलब होता है जब बाहर से बहुत सारी पूंजी हमारे देश में आती है तो इसको हम बोलते हैं इनफ्लो। दूसरा होता है आउटफ्लो। आउटफ्लो क्या होता है? जब देश का पैसा देश से बाहर जाता है उसको हम आउटफ्लो कहते हैं, और जब बाहर का पैसा देश के अंदर आता है तो उसे हम इनफ्लो कहते हैं। इसी इनफ्लो को हम हिंदी में अंतः प्रवाह कहते हैं। तो प्रश्न है कि 1991 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार किए गए उनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? पहला, जीडीपी में कृषि का हिस्सा बढ़ा है, बिल्कुल सही है। दूसरा, एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का इनफ्लो बढ़ गया है, बिल्कुल बढ़ गया है। और तीसरा, विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई है। विदेशी विनिमय कोष मतलब हमारे जो फॉरेन रिजर्व है, ठीक है, हमारा जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो बढ़ गया है। और चौथा ऑप्शन है बी और सी सही है। बी और सी सही है, ध्यान दीजिएगा। दो ऑप्शन इसमें सही दिखाई दे रहे हैं, तो पहले हम इसमें विचार कर लेते हैं कि पहला वाला गलत है क्या। तो जीडीपी में कृषि का हिस्सा बढ़ा है। अब देखिए, जीडीपी में कृषि का हिस्सा बढ़ा है, इस पर विचार करने के बाद आप जब मेरा राष्ट्रीय आय का चैप्टर देखेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि जैसे जैसे कोई देश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है उसकी जीडीपी में कृषि का योगदान कम होता जाता है और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। तो निसंदेह 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, आर्थिक विकास तेजी से हुआ है। तो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में कि जीडीपी में कृषि का हिस्सा बढ़ा नहीं है बल्कि घटा है। तो ये पहला कथन गलत है, बाकी दोनों कथन सही हैं। आंसर होगा ऑप्शन डी, एफडीआई का अंतः प्रभाव बढ़ा क्योंकि हमने खुली अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट अपनाया। उदारीकरण हमने 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी का कॉन्सेप्ट अपनाया। भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए, विदेशी व्यापार के लिए ओपन कर दिया। तो ऐसी स्थिति में बड़ी मात्रा में भारत में एफडीआई इनफ्लो बढ़ा है। तो और जब एफडीआई इनफ्लो बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेंगे। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आंसर आपका हो गया डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास सामान्यतया युग्मित होता है। युग्मित का मतलब होता है जुड़ा हुआ होता है या संबंधित होता है। तो आर्थिक विकास इनमें से किसके साथ जुड़ा होता है? ऑप्शन ए, अविस्फीति। अविस्फीति को कहते हैं डिसइंफ्लेशन या डिफ्लेशन, ठीक है। स्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, और अतिस्फीति यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन या ओवर इन्फ्लेशन। देखिए, अब स्फीति में क्या होता है कि स्फीति जितनी होनी चाहिए उतनी भी नहीं होती, कम हो जाती है, ठीक है। जैसे भारत के लिए 4% मुद्रास्फीति अनुकूल मानी गई है, लेकिन उससे भी नीचे जाती है तो इसको बोलते हैं अविस्फीति, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन में गिरावट। स्फीति का मतलब होता है जब एक नियमित सामान्य स्तर से ऊपर कीमतें बढ़ती हैं और लगातार बढ़ती हैं तो उसको बोलते हैं स्फीति। तीसरा होता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? स्टैगफ्लेशन में स्फीति आती है, फिर उसके प्रभाव स्वरूप मंदी आती है, और स्फीति और मंदी साथ साथ दिखाई देती हैं। ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अति स्फीति में क्या होता है? हाइपर इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति की दरें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। मुद्रास्फीति का टॉपिक हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं और उसकी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से हम कराएंगे, तो ये सारी स्फीति के बारे में हम डिटेल्स में बताएंगे। हाइपर इन्फ्लेशन में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और मुद्रा का मूल्य, कागजी मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। तो जाहिर सी बात है आपसे जो पूछा गया है उस पर फोकस करते हैं। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, यानी कि जो आर्थिक विकास होता है उस आर्थिक विकास का संबंध इनमें से किसके साथ होता है? जैसे जैसे आर्थिक विकास होता जाता है वैसे वैसे स्फीति भी बढ़ती जाती है। आंसर हो जाएगा आपका बी, आर्थिक विकास जुड़ा हुआ होता है स्फीति के साथ। जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती जाती है वैसे वैसे मुद्राओं और वस्तुओं, जैसे वैसे वैसे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें भी बढ़ती जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम कैसे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए जनसंख्या से, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको अपने वीडियो में राष्ट्रीय आय में बताया कि प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति के लिए क्या करना होता है। प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय में
किसी देश की राष्ट्रीय आय में उस देश की जनसंख्या का भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने के लिए जनसंख्या का भी पता होना जरूरी है और राष्ट्रीय आय का भी, यानी कि इन दोनों की आवश्यकता होती है। तो आंसर हो जाएगा सी, ए और बी, दोनों की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों से ही प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दो गुनी हो जाएं तो वास्तविक आय क्या होगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सावधानी से इसको पढ़ेंगे। यदि एक निश्चित समय में, यानी कि मान लीजिए वह निश्चित समय 1 वर्ष है, यदि 1 वर्ष में कीमतें तथा मौद्रिक आय, ठीक है, दोनों दोगुनी हो जाती हैं तो वास्तविक आय क्या होगी? पहले ऑप्शन पे देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो वास्तविक आय क्या होगी? वास्तविक आय दोगुनी हो जाएगी, बी आधी रह जाएगी, सी अपरिवर्तित रहेगी, डी कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करती। आंसर पहले जान लेते हैं कि वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी, ये इसका राइट आंसर होगा। क्यों है राइट आंसर है, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए 1 वर्ष पहले आपकी इनकम 10,000 रुपए थी, आप मंथली 10,000 रुपए कमाते थे 1 साल पहले, ठीक है। अब 1 साल बाद आपकी इनकम बढ़ करके 20,000 रुपए हो गई, आपकी सैलरी बढ़ गई, 20,000 रुपए हो गए, आप बहुत प्रसन्न हो गए, अब जीवन में तरक्की होगी, अब लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार आएगा, हम जो चीजें पिछले वर्ष नहीं खरीद पाए वो भी खरीद पाएंगे, ऐसा आपने सोचा। लेकिन रुकिए, पिछले वर्ष जब 10,000 रुपए आपकी सैलरी थी तो महंगाई दर 5% थी, ठीक है, महंगाई दर 5% थी, और जब आपकी इनकम 20,000 हो गई तो महंगाई दर 10% हो गई, यानी कि जितने प्रतिशत आपकी सैलरी बढ़ी उतने ही प्रतिशत महंगाई बढ़ गई। ऐसी स्थिति में आपकी वास्तविक आय में 0 वृद्धि हुई। अब वास्तव में आपको देखने से लग रहा है कि तनख्वाह 10,000 से 20,000 हो गई, लेकिन पिछले वर्ष 10,000 रुपए में जितना सामान आप खरीद पाते थे, अगले वर्ष महंगाई बढ़ जाने के कारण 20,000 में आप उतना ही सामान खरीद पाएंगे, यानी कि आपके रहने का जो स्टैंडर्ड था, जो लिविंग स्टैंडर्ड था, वो गत वर्ष की भांति ही बना रहेगा। वास्तव में ना तो पिछले साल कुछ बचता था 10,000 रुपए महीने सैलरी में, और ना इस वर्ष कुछ बचता है, जबकि आपकी आवश्यकताएं उतनी ही हैं। तो कुल मिलाकर के जब कीमतें तेजी से बढ़ेंगी, जब जिस अनुपात में कीमतें बढ़ेंगी, अगर कीमतें 100% बढ़ रही हैं, 1 रुपए की चीज 2 रुपए की हो जा रही है और इनकम भी 100% बढ़ रही है, तो वास्तव में वास्तविक आय 0% बढ़ेगी, क्योंकि इससे वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बढ़ेंगे और जो मुद्रा है उसका मूल्य घट जाएगा, यानी कि आपके 20,000 का मूल्य वास्तव में 10,000 के बराबर ही हो जाएगा अगर महंगाई 5 से 10% हो गई तो, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का निम्न में से कौन अध्यक्ष था? राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो 1949 में भारत सरकार ने आजादी के बाद एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था, और इस राष्ट्रीय आय समिति का उद्देश्य था देश की राष्ट्रीय आय के बारे में समीक्षा करना और उसके संदर्भ में सरकार को सुझाव देना। इन्हीं के सुझाव स्वरूप भारत की राष्ट्रीय आय का पूरा एक संरचना तैयार किया गया था। कैसे भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी, इससे संबंधित सुझाव देने के लिए इनका गठन किया गया था। तो इनका अध्यक्ष कौन था? CR राव, PC महालनोबिस, VKRV राव, KN राज। सही आंसर है PC महालनोबिस। तो PC महालनोबिस की अध्यक्षता में 1949 में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई थी, और इन्हीं की सिफारिश पर 1950 में CSO बनाया गया और 1951 में NSO NSSO बनाया गया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस, और सेकंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और बाद में वर्तमान में इन दोनों को मिलाकर के 2019 में एक नया संगठन संस्था बना दी गई है जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस
वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना एनएसओ करता है। तो इससे पहले की जो व्यवस्था थी सीएसओ और एनएसएसओ, इसकी सिफारिश, इसका सुझाव राष्ट्रीय आय समिति ने दिया था, जिसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद में गणना करने की विधि नहीं है? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की गणना विधियों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? वीडियो में मैंने आपको बहुत आराम से बताया है, उसमें देखिएगा जाकर के। उत्पाद विधि, ह्रासमान लागत विधि, आय विधि, व्यय विधि। तो इनमें से बी ह्रासमान लागत विधि, यह जीडीपी की गणना करने की विधि नहीं है। बाकी तीनों विधियां जीडीपी की गणना करने की विधि है। और आप राष्ट्रीय आय चैप्टर पढ़ के बताइएगा कि भारत में इनमें से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन के बाकी पार्ट हम सेकेंड पार्ट 2 में लेकर के आएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस राष्ट्रीय आय के। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करें। थैंक यू।